नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। युद्ध का मैदान हो या फिर सियासत का कुरुक्षेत्र, दोनों ही जगह विरोधियों को धूल चटाने के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब हर दल के सूरमा अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ टिकट के दावेदारों के बीच अलग ही रेस चल पड़ी है। निकाय चुनाव की लड़ाई लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की रणभूमि में लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी सियासी जंग है। इसलिए आर पार की टक्कर देने के लिए जबरदस्त दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। इस बार 17 नगर निगम में चुनाव होने जा रहा है। पिछली बार 16 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, जिनमें से 14 पर भाजपा ने विजय का परचम लहराया था। इसलिए इस बार पार्टी के सामने पुरानी कामयाबी को दोहराने की चुनौती है। तो सपा, बसपा और कांग्रेस ने भाजपा का रास्ता रोकने के लिए पूरी मोर्चाबंदी कर ली है। आज मैं आपको निकाय चुनाव की बिसात की हर बात बताऊंगा, हर चुभने वाले दांवपेच का करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। शहरों में हर तरफ चुनावी माहौल नजर आने लगा है। गली गली में इस बात की चर्चा तेज है कि निकाय की बाजी कौन जीतेगा, चाहे जंग नगर निगम की हो या नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत। हर जगह कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन भाजपा का दावा है कि जब नतीजे आएंगे तो फिर जीत उसकी ही होगी। वहीं सपा और बसपा ने ईवीएम से वोटिंग कराने पर ऐतराज जाहिर किया है। इस बार नगर निगम के चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होनी है, जिस पर अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने आपत्ति की है। इस मामले में सपा बसपा की राय एक जैसी है, तो भाजपा इसे हार का डर बता रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने जो जो काम किए हैं नगर निकायों में, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है। हमें उम्मीद है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और हम तो ये जानते हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो हम सारी जीतेंगे। आने वाला जो पल है वो कांग्रेस के साथ है। निकाय चुनाव के लिए चक्रवर्ती चक्रव्यूह। लोगों की नीति है कि जो जीत सकते हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शहर शहर में संग्राम का बज उठा बिगुल। मुद्दे तो यही कि जन सुविधा के लिए जो मैंने सड़क, नाली, पानी, 3 चीज में जरूरी है। वोट मांगने आएगा, हम लोग वोट देंगे तब ना। जब मेरा काम ही नहीं होगा तो वोट क्यों दें? सजने लगी वोट बैंक पर कब्जे की बिसात। सभी लोग तैयार हैं, पार्टी पूरी तरह से तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, सभी सीटों पर हम लोग विजयी दर्ज करेंगे। भाषी हो, लोगों को आकर्षण करने की क्षमता हो, इस तरीके से जैसे वोट को आकर्षित करते हैं, या वार्ता के दौरान या विचार हो, जिन विचारों के आधार पर मतदाता जुड़ते हैं, इन सब खूबियों को देखा। 2024 के मुकाबले से पहले तूफानी भिड़ंत। नगर संग्राम का गदर ट्रेलर। बात तो चुभेगी। चुनावी जंग आरोपों के दम पर नहीं लड़ी जा सकती। हर पार्टी को जनता का भरोसा जीतना होता है। वोटरों से यकीन पैदा करना पड़ता है कि हर वादे को निभाने का मादा सिर्फ उन्हीं में है।
यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव को सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए कहीं बड़ी अग्नि परीक्षा करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये तमाम दल इस चुनाव में भाजपा के सामने मजबूत दीवार नहीं खड़ी कर पाए तो फिर लोकसभा चुनाव की चुनौती को लेकर उनकी दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। तो वहीं भाजपा को वोटों के बिखराव का फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। $760 नगर निकाय, नगर निगम में 17 मेयर, 1420 पार्षदों का चुनाव, नगर पालिका परिषद में 199 अध्यक्ष, 5327 सदस्यों का चुनाव, नगर पंचायतों के लिए 544 अध्यक्ष और 7178 सदस्यों का चुनाव। ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी के तमाम शहरों में होने वाला ये वो चुनावी शक्ति प्रदर्शन है जिसके आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले के लिए हर दल की ताकत तौली जानी है। इसलिए निकाय चुनाव की रणनीति के लिए मेगा मंथन का दौर शुरू हो गया है। भाजपा हो या सपा, बसपा हो या कांग्रेस, सबके लिए ये चुनाव खास मायने रखता है। हर पार्टी को ये साबित करना होगा कि शहरों के संग्राम में उसके सूरमा किसी से मात नहीं खाने वाले। हम लोग तो, हमारी पार्टी जब दिसंबर माह से ही चुनाव की तैयारी में लगी है। हमारे विरोधी चुनाव टलवाने के लिए अलग अलग प्रकार का षड्यंत्र कर रहे थे और हम लोग अपनी पार्टी की तैयारी में व्यस्त थे। तो हमारी पूरी तैयारी है। धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ निकाय स्तर पर जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत है। भाजपा के खेमे में इस वक्त धुआंधार बैठकें हो रही हैं। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अवध क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने साफ संकेत दिया कि टिकट उसी को मिलेगा जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब ये पार्टी का जो नीति निर्धारक व्यवस्था है, एक हमारी चुनाव समिति है, वो इन सारे पहलुओं पर विचार करेगी और हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लेस करेंगे। हम लोगों की नीति है कि जो जीत सकते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उधर सपा और बसपा ने एक बार फिर मेयर चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया है। इस पर सियासत गर्मा गई है। नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देखना कि जहाँ ईवीएम से हुआ वहाँ तो ज्यादातर हम हार गए और जहाँ बैलेट से हुआ ज्यादातर हम जीत गए। वो रिकॉर्ड उठा के देखिए। ये गुंडे, अपराधी, माफिया, ये कभी समाजवादी पार्टी के साथ होते थे, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ होते थे। ये गुंडे माफियाओं के भय से, इनके आतंक से ये लोग वोट लूट लेते थे। बैलेट पेपर का राज हुआ करता था, उस बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, तो बैलेट पेपर गए, उससे पीठासीन अधिकारी से बैलेट पेपर छीन लिए, मोहर छीन ली, उसके बाद उसमें मोहर लगाकर उसको बक्से में डाल दिया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति। लेकिन आज ईवीएम आ गया, तो आज ईवीएम में तो एक टाइम लगता है, एक वोट से दूसरे वोट पड़ने में समय लगता है, और वो भी वोट तभी पड़ेगा जब पीठासीन अधिकारी बटन दबाएगा। तो कुल मिलाकर अब वो स्थिति हो नहीं सकती। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब हर पार्टी की रणनीति के केंद्र बिंदु में सबसे दमदार उम्मीदवार की खोज है, जिससे विरोधियों को धूल चटाई जा सके। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। सियासत में सबसे ज्यादा हलचल महापौर के पद पर उम्मीदवारों को लेकर है। इस बीच भाजपा के खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। 2017 में 14 नगर निगमों में भाजपा के महापौर चुने गए थे। खबर है कि भाजपा इनमें से 11 के टिकट काटने पर विचार कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहकर इस चर्चा को तूल दे दिया है कि उम्मीदवारों का चयन जीत की संभावनाओं के आधार पर ही होगा। चुनाव का शोर है, बैठकों का दौर है और टिकट के लिए दावेदारों के बीच होड़ है। निकाय चुनाव के ऐलान से भाजपा दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ गई है और इस बीच आई है सबसे बड़ी खबर है कि जीत की संभावनाओं को देखते हुए निकाय चुनाव में भाजपा कई पुराने चेहरों के टिकट काट सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 2017 में चुने गए 14 में से 11 महापौर के टिकट काट सकती है। माना जा रहा है कि लखनऊ की निवर्तमान मेयर संयुक्ता भाटिया की जगह भाजपा किसी दूसरे प्रत्याशी को उतार सकती है। वाराणसी में मृदुला जायसवाल का टिकट कटने की संभावना है। कानपुर में प्रमिला पांडे की जगह किसी अन्य चेहरे पर भाजपा दांव लगा सकती है। अयोध्या में ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद में आशा शर्मा का भी टिकट कट सकता है। गोरखपुर में भाजपा सीताराम जायसवाल की जगह किसी और को चुनाव लड़वा सकती है। मथुरा में भी संभावना जताई जा रही है कि मुकेश आर्या की जगह भाजपा किसी दूसरे प्रत्याशी को मैदान में ला सकती है। सहारनपुर में रिजर्वेशन बदलने से संजीव वालिया का टिकट कट सकता है। हालांकि अभी भगवा कैंप में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा का दौर जारी है। भाजपा नेतृत्व ने 12 अप्रैल तक सभी सीटों पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं, जिन पर 14 से 15 अप्रैल के बीच फाइनल फैसला हो सकता है। अब ये पार्टी का जो नीति निर्धारक व्यवस्था है, एक हमारी चुनाव समिति है, वो इन सारे पहलुओं पर विचार करेगी और हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लेस करेंगे। हम लोगों की नीति है कि जो जीत सकते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साफ है कि भाजपा हर एक सीट पर प्रत्याशियों के चयन से पहले जमीन पर मूड भांप लेना चाहती है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में महापौर प्रत्याशी के नाम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की राय से फैसला लिया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और लखनऊ के पूर्व मेयर दिनेश शर्मा पार्षदों के टिकट बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाएंगे। गोरखपुर में महापौर प्रत्याशी का नाम तय करने पर सीएम योगी अंतिम मुहर लगाएंगे। मुरादाबाद में महापौर सीट पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अंतिम फैसला लेंगे, जबकि वाराणसी के मेयर उम्मीदवार को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। उम्मीदवारों को चुनने के लिए भाजपा ने क्षेत्र स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर चुनाव समिति का गठन किया है, जो दावेदारों के आवेदन पर विचार करेगी। इस बीच भाजपा ने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए सभी नगर निगमों में प्रभारी घोषित कर दिए हैं। दावा है कि इस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन 2017 के निकाय चुनाव से बेहतर होगा। सभी मेयर की सीटें हम जीतेंगे। नगर पालिका के नगर निकाय नगर पंचायत के बीच चुनाव में जो मेयर की सीटें, वो जो चेयरमैन की सीटें हैं, चेयरपर्सन की सीटें हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पे हमको बहुमत मिलेगा। पिछले बार भी मिला था, इस बार उससे भी ज़्यादा बहुमत हमको मिलने जा रहा है। सभी लोग तैयार हैं, पार्टी पूरी तरह से तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, सभी सीटों पर हम लोग विजेता दर्ज करेंगे। भाजपा किस तरीके से आगे बढ़ेगी? पूरी पार्टी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सपा कह रही है युवाओं को ज़्यादा, समाजवादी पार्टी फेल है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि निकाय के निर्णायक मुकाबले में भाजपा किन चेहरों पर दांव लगाती है और किन के टिकट काटती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा मेयर जीते हैं, आज आपने एक्सक्लूसिव खबर एबीपी गंगा पर सुबह ही दी थी और अब इस पर लगभग मुहर लगती हुई दिख रही है कि 80% टिकट कट सकते हैं। वीरेश, देखिए, जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम रिप्लेस नहीं करेंगे, केवल जीतने वालों को देंगे,
तो इससे संकेत साफ है, रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर आ चुकी है और जो एजेंसीज के लोग हैं उनकी लगभग आज 6 घंटे बैठक चली है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। उनकी रिपोर्ट और साथ ही साथ पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, पार्टी के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, इन सारे रिपोर्ट्स का लबोलुआब यह है कि 80% से ज्यादा टिकट कट जाएंगे। बचने वालों में 3 नाम उभर कर आ रहे हैं, उसमें अभिलाषा गुप्ता नंदी प्रयागराज, बरेली के उमेश गौतम और विनोद अग्रवाल जो प्रदेश अध्यक्ष के शहर का मामला है मुरादाबाद। ये 3 लोगों की जान बच रही है। बाकी तो आप समझिए कोई रिजर्वेशन के हवाले चला गया, कोई परफॉर्मेंस के हवाले चला गया, कोई उम्र के हवाले चला गया। ये क्राइटेरिया है कि कैसे उनका टिकट कटेगा और अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि रिप्लेस नहीं करेंगे, केवल और केवल जीतने वाले को देंगे। विनेबिलिटी का सवाल है भाई, जीतेगा उसी को दिया जाएगा। 24 का ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी वो प्रदर्शन कतई नहीं दोहराना चाहेगी जिसका खामियाजा उसे 24 के चुनाव में भुगतना पड़े और विपक्ष जो है वो लगातार चिल्लाए और कहे कि क्या परफॉर्मेंस आपका रहा है, कैसे लोकसभा जीतेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सभी दलों से ज्यादा इतर है, अलग है और विशेष है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों की भीड़ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। कांग्रेस की बात करें उदास है, बसपा भी कोई बात नहीं और सपा की तो कोई बात नहीं। तो ऐसे में हम आपको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछला जो प्रदर्शन उसने किया था उस प्रदर्शन से भी बड़ा प्रदर्शन करने का लक्ष्य उसने रखा है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य 75, लक्ष्य 70 का लोकसभा में रखती रही है, लेकिन इस बार तो उसने 80 का लक्ष्य रखा है और जब 80 का लक्ष्य रखा है तो इस सेमीफाइनल में प्रदर्शन उसको बेहतर करना ही होगा। और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के सभी जी हाँ, अगर लखनऊ की बात हो तो राजनाथ सिंह तय करेंगे, योगी जी तय करेंगे, गोरखपुर में केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, बनारस में और मुरादाबाद में प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन इन सभी जगहों का जो तय होगा उसमें जीतने वाले कैंडिडेट की प्रमुख भूमिका होगी। भाई भतीजावाद नहीं होगा, पदाधिकारियों को भी टिकट नहीं मिलेगा, मंत्रियों को भी के परिवार को भी टिकट नहीं मिलेगा। अभिलाषा गुप्ता नंदी एक अपवाद हो सकती हैं और बिल्कुल विनेश, चर्चा तो ये आपने बड़े विस्तार से बताया। विनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा भी लौटूंगा। शहर के संग्राम की चुनावी राह पर हर दल की नजर निकाय की सत्ता पर है। ऐसे में पुराने जातीय समीकरणों को नए सिरे से कसा जा रहा है, जाति की धुरी पर राजनीति को भुना जा रहा है। निकाय के चुनावी पथ पर बड़ी लड़ाई दलित वोट बैंक को लेकर भी है, जिसे साधने के लिए अखिलेश यादव 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू जा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भी उनके साथ होंगे। दलित वोट बैंक की धुरी पर जो लकीर 3 अप्रैल को अखिलेश यादव ने खींची थी, सपा की तैयारी अब उसे और बड़ा करने की है, जिसके लिए अखिलेश यादव 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू जा रहे हैं। ये वक्त निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद का है। ऐसे में संदेश साफ समझा जा सकता है। अखिलेश यादव की इस योजना ने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि समाजवादी राजनीति के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब समाजवादी राजनीति का शीर्ष चेहरा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचेगा। दूसरा, अखिलेश यादव अकेले महू नहीं जा रहे, उनके साथ सपा के सहयोगी दल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी मौजूद रहेंगे। महू में अखिलेश यादव एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मतलब सपा की तैयारी यूपी की आबादी में 21% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले दलित वोट बैंक पर मजबूत दावेदारी ठोकने की है। दलित समाज को लुभाने की कोशिश में नहीं देखा जा रहा, दलित समाज को उसका हक दिलाने की लड़ाई को लड़ा जा रहा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, इसलिए जातिगत झंडा नहीं कराना चाहते हैं। तो ये रिझाने की बात नहीं है, उनके हकों की लड़ाई केवल अगर आज कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए सपा पहले ही बाबा साहेब वाहिनी को फ्रंटल संगठन की मान्यता दे चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन और अवधेश प्रसाद को सौंपी गई है।
यही नहीं, इसी साल फरवरी से सपा ने दलित अधिकारों पर आक्रामक रणनीति अपना रखी है। सपा की रणनीति को दलित समाज के बीच मजबूत मानी जाने वाली बसपा के घटते हुए जनाधार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सपा दलित और ओबीसी वर्ग को साधने में कामयाब रही तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, जिस पर भाजपा और बसपा ये संदेश देने में जुटी हैं कि सपा सत्ता के लिए बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम के नाम का सहारा ले रही है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले पिछली बार उन्होंने परशुराम जी महाराज की मूर्ति लगवा दी थी, अब उन्होंने काशीराम जी की मूर्ति का लोकार्पण कर दिया। तो ये सीजनल लोग हैं और जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में खड़े हो जाएंगे और लोगों की भावनाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से या जो बहुजन समाज में जन्मे अन्य तमाम संत गुरु महापुरुष रहे हैं, इन सबको बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी दल ने सम्मान नहीं दिया है। और उनका अगर किसी ने सम्मान दिया है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में जीत के लिए रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव का ऐलान होते ही अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरा रद्द कर सुबह लखनऊ पहुंच गए। वहां अखिलेश ने पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के नाम का चयन करेगी। जो चुनाव जीते ऐसा कैंडिडेट उतारा जाएगा जिसको चुनाव हर हाल में जीतना होगा, ये तय किया गया। और 17 नगर निगम के महापौर में भी अब की बार ऐसे कैंडिडेट चुने जाएंगे जो पिछली बार, चूंकि पिछले नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को महापौर की एक भी सीट नहीं मिली थी, तो अब की बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी है। आज बैठक चलेगी, तमाम लोगों से मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद चुनावी रणनीति सामने आएगी। निकाय चुनाव के लिए सपा की तैयारी हर एक मोर्चे पर भाजपा और बसपा को मात देने की है। इसके लिए सपा ने पहले ही जिला स्तर और मंडल स्तर पर कार्यक्रम शुरू कर दिए थे और अब सपा इन कार्यक्रमों को और तेज करने का प्लान बना रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ। तो हमारे साथ वीरेश पांडे लगातार लखनऊ से जुड़े हैं। वीरेश, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी भी रणनीति बनाने में जुटी है और दलित वोट बैंक को लेकर खासा जोर है। यही वजह है, चाहे बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर जाने की बात हो या फिर फ्रंटल संगठन बनाने की बात हो। वीरेश, देखिए 14 में एमवाई समीकरण फेल हुआ, 17 में फेल हुआ, 19 में फेल हुआ, 22 में फेल हुआ, तो कुछ ना कुछ अनुसंधान तो करना ही पड़ेगा अखिलेश यादव को। और अपने नए प्रयोगों के लिए अखिलेश यादव जाने जाते हैं, कभी भैया का साथ लेते हैं, कभी बुआ का साथ लेते हैं, तो नया प्रयोग हर चुनाव में वो करते हैं। इस बार उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले परशुराम जी की याद आई थी, बड़े बड़े फरसे, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई थी। उसके बाद याद आया कि नहीं 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 साहब, अब दूसरा कुछ करते हैं, तो काशीराम याद आ गए, अंबेडकर याद आ गए और अंबेडकर वाहिनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना लिया और उसे ज़मीन पर उतार दिया। और अब लगातार एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा से आए नेताओं को लगा दिया या कह दिया बिना उनकी मर्जी के तो कोई इस तरह के रामचरितमानस, राम और हनुमान और इस तरह की बातें तो नहीं कर सकता कोई। और तमाम दलित वोटों में सेंधमारी की कोशिश उन्होंने कर दी। और इसके पीछे का एक कारण होता है, जब सफलता मिलती है तो उत्साह बढ़ता है और इसकी वजह है खतौली। खतौली में भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर से मिलकर गुजर, जाट, दलित और एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धूल चटा दिया समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने। उसके बाद हौसला बढ़ गया, लगा यही फार्मूला है, यही हिट होगा और यही है राइट चॉइस। और इसी राइट चॉइस में अखिलेश यादव लगातार निरंतर प्रयोग करते जा रहे हैं। लगता है कि 24 का चुनाव भी इसी प्रयोग पर लड़ेंगे और ये सेमीफाइनल भी इसी प्रयोग पर लड़ेंगे। लेकिन बहन जी यानी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमूमन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती हैं। उन्हें लगा कि ये काशीराम अंबेडकर का नाम लेकर उनका जो मूल वोटर है, जाटव, हरिजन, इस तरह की जो वोटर्स हैं उनके, उस मूल वोटर को निशाने पर अखिलेश यादव ने ले लिया है। बिल्कुल वीरेश, कॉन्फ्रेंस करके खूब धोया मायावती ने, खूब धोया और कहा, गेस्ट हाउस तक की याद दिला दी, बहुत कुछ कहा और ट्वीट किया और बहुत लगातार वो फ्रंट बिल्कुल पर खेल तो यानी सीधे तौर पर वीरेश कहा जाए कि समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, तो बसपा उस वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे।
यूं तो विधानसभा चुनाव के बाद ही बसपा ने संकेत दे दिए थे कि उसकी नजर सपा का वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समाज पर है। अब निकाय चुनाव के ऐलान के ठीक बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस दलित के साथ मुस्लिम मतदाताओं की ओर है। मतलब बसपा की तैयारी सपा को झटका देने की है। मायावती ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी नगर निकायों में मजबूती से चुनाव लड़े, चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं। राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग आपना भाजपा व RSS एंड कंपनी का नया शिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है। निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही मायावती ने दलित वर्ग के आरक्षण और मुस्लिम वर्ग के शोषण का मुद्दा सियासी आसमान में उछाल दिया है। मायावती ने यह भी कहा कि मुस्लिमों को लेकर भाजपा जो प्रोपेगेंडा कर रही है वो दरअसल एक हवा हवाई है। भाजपा या कांग्रेस किसी ने भी मुस्लिमों के हित में काम नहीं किया। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हित साधने का काम करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। बसपा की रणनीति 21% दलित वर्ग के साथ करीब 20% मुस्लिम वर्ग को साथ लाने की है, जिसके संकेत बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे दिए हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती ने दलित आरक्षण पर सीधा सवाल दागा, मुस्लिम वर्ग के शोषण पर भाजपा को निशाने पर लिया, सपा और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए, साथ ही दलित और मुस्लिम वर्ग से भाजपा और सपा के बहकावे में न आने की अपील भी कर डाली। भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वे लोग लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल व मजहब आदि के मामलों में भी अपने आप को वैसा ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितने वे कांग्रेस पार्टी के राज में करते थे। इस प्रकार मुस्लिम समाज का दलितों एवं अति पिछड़ों की तरह ही पसमानदा व उपेक्षित बने रहना अति दुखद ही नहीं बल्कि अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही बसपा दलित और मुस्लिम वर्ग को साथ लाने की कवायद में जुटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा इमरान मसूद के चेहरे पर मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ओबीसी वर्ग से आने वाले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मंडल स्तर पर कार्यक्रम के जरिए बहुजन के सम्मान का संदेश दे रहे हैं। और अब मायावती ने माफिया अतीक अहमद के परिवार से दूरी बनाकर संदेश देने की कोशिश की है कि बसपा अपराधियों के साथ नहीं है। अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। लखनऊ से वाराणसी तक महापौर के पद के लिए चुनावी लड़ाई किन चेहरों के बीच होगी? क्या एक बार फिर पुराने चेहरे चुनाव के मैदान में होंगे या फिर नए चेहरे किस्मत आजमाएंगे? इन सवालों के बीच महापौर के टिकट के लिए राजनीतिक दलों के दफ्तर में दावेदारों की संख्या बढ़ रही है, जो हर दल की चुनौती बढ़ा रही है। कौन बनेगा लखनऊ का अगला मेयर? कौन बनेगा काशी का महापौर? सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां नगर निगम पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। इस वक्त संयुक्ता भाटिया लखनऊ की मेयर हैं। अब भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि लखनऊ में पार्टी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। इस खबर के सरगर्म होते ही संयुक्ता भाटिया ने एबीपी गंगा पर कहा कि उन्हें नेतृत्व पर दोबारा मौका देने का पूरा भरोसा है। मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है, हमारी पार्टी है, और वैसे भी अगर पार्टी के हित में जो होगा, पार्टी जो निर्णय करेगी, अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और अगर किसी दूसरे को टिकट देगी तो उसको लड़ाऊंगी, क्योंकि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो निर्णय है वो हमारा निर्णय हो। पहले कार्यकाल में समझने का और सारी चीज़ों को देखने का अवसर प्राप्त होता है, और असली काम अगर में देखा जाए तो दूसरे कार्यकाल में हो पाता। जनता के प्रति जो दायित्व बोध था, या डेवलपमेंट प्रोसेस कभी रुका नहीं, और निचले स्तर तक का गलियों में काम की जो श्रृंखला चली, उसमें जाति नहीं, धर्म नहीं, क्षेत्र नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, सभी जगहों का एक सर्वांगीण विकास की जो अभिकल्पना थी, उसने हम समझते हैं विजयश्री दिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन दावेदारों की भी कमी नहीं। उधर अगर काशी की बात करें तो यहाँ भी सरगर्मी 7वें आसमान पर है।
वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, काशी इसका सेंटर है और पीएम मोदी के कई ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ जमीन पर उतरने वाले हैं। ऐसे में भाजपा की तरफ से मेयर चुनाव में संभावित चेहरे को लेकर अटकलें तेज हैं। भाजपा की तरफ से यहां पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। संगठन का हम लोग आदमी हैं, संगठन जो निर्देश करेगा उसके अनुसार करेंगे। बिल्कुल तैयारी है, संगठन जो भी निर्देश देगा, जैसे देगा हम लोग करने को तैयार है। सपा की बात करें तो यहां मनोज राय धूपचंडी का नाम रेस में सबसे आगे है। पूर्व राज्य मंत्री धूपचंडी के साथ ही कुछ और नामों पर भी मंथन हो रहा है। उधर कांग्रेस की बात करें तो छात्र राजनीति से जुड़े और कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रह चुके अनिल श्रीवास्तव के नाम की चर्चा भी गर्म है। पार्टी के नेता लोग तो मुझसे कह रहे हैं कि आप लड़िए, लेकिन मैंने कोई तैयारी तो किया नहीं मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अभी तो मैंने लोगों से अपनी असमर्थता जाहिर किया है, लेकिन अगर पार्टी डिसाइड कर लेगी तो अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में लड़ना ही पड़ेगा। बसपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नवीन पांडे के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब आपको लखनऊ के मेयर की चुनावी लड़ाई के बारे में बता दें। इससे पहले लखनऊ में भाजपा की जीत के उस इतिहास के बारे में जान लेना जरूरी है जिसे विरोधी इस बार बदलने की बात कर रहे हैं। लखनऊ नगर निगम की लड़ाई को जरा गौर से देखिए। 1995 से लखनऊ नगर निगम पर भाजपा का कब्जा। 2002 से पहले लखनऊ में था नगर प्रमुख का पद। 2002 में नगर प्रमुख के पद का नाम बदलकर महापौर हुआ। 2002 से 2006 तक डॉक्टर एससी राय मेयर रहे। 2006 से 2017 तक डॉक्टर दिनेश शर्मा मेयर रहे। दिनेश शर्मा के नाम सबसे लंबे समय तक मेयर रहने का रिकॉर्ड है। 2017 में डिप्टी सीएम बनने के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पद छोड़ा। 2017 में लखनऊ की मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। 2017 में भाजपा की संयुक्ता भाटिया मेयर बनी। इस बार भी लखनऊ का मेयर पद महिला के लिए आरक्षित है। सूत्रों का दावा है कि इस बार संयुक्ता भाटिया का टिकट कट सकता है। संयुक्ता भाटिया ने भरोसा जताया है कि पार्टी उन्हें दोबारा टिकट देगी, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार की जरूरत है। आखिर लखनऊ के मेयर पद के टिकट के दावेदारों को लेकर भाजपा के खेमे में किन नामों पर अटकलें हैं, इस बारे में भी जल्दी से आपको बता देता हूं। लखनऊ में मेयर पद की लड़ाई को देखिए। भाजपा में टिकट के दावेदारों के बारे में आपको बता दें। अलका दास पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास की पत्नी है। अपर्णा बिष्ट यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा रेशु भाटिया मौजूदा मेयर संयुक्ता भाटिया की बहू हैं। जय लक्ष्मी शर्मा पूर्व मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा की पत्नी हैं। ये तमाम वो नाम है जो कि लखनऊ में मेयर के दावेदारों में शामिल है। यहां काशी के बारे में भी आपको बता दूं, जहां तमाम दलों के भीतर दावेदारी तेज है। यहां किस पार्टी की तरफ से कौन से नाम रेस में, इसके बारे में जान लेते हैं। वाराणसी में मेयर टिकट के दावेदार भाजपा खेमे में विद्यासागर राय का नाम सबसे आगे है। कांग्रेस में अनिल श्रीवास्तव का नाम चर्चा में। सपा में 3 दावेदारों की चर्चा है। सपा के दावेदार मनोज राय धूपचंडी, ओपी सिंह और लक्ष्मीकांत मिश्रा, ये 3 नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, लखनऊ और वाराणसी का खासतौर पर जिक्र हमने किया, तो लखनऊ में जो नाम चल रहे हैं, बनारस में जो नाम चल रहे हैं, जल्द ही इन पर अंतिम मोहर भी लगने वाली। क्या कहना है, किस तरह की जंग छिड़ी हुई है दावेदारी को लेकर? देखिए, अगर लखनऊ की आप बात करेंगे तो एक दिलचस्प चर्चा यहाँ चल रही है। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री की पत्नी लड़ सकती हैं और एक वर्तमान उप मुख्यमंत्री की पत्नी लड़ सकती हैं। इस बात की चर्चा बहुत हो रही है। आपने रेशु भाटिया की भी बात की, संयुक्ता भाटिया की वो बहू हैं, काफ़ी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अन्य नामों की आपने बात की, जैसे अलका दास की बात की, तो अलका दास की दावेदारी बहुत मजबूत होती है। उनके पति अखिलेश दास पूर्व केंद्रीय मंत्री मेयर रहे हैं यहाँ से और बड़ा औद्योगिक घराना है। बीबीडी ग्रुप चलाते हैं, अखिलेश दास चलाते थे, अब उनके पुत्र विराज सागर दास चलाते हैं। अलका दास भी उसकी डायरेक्टर हैं और उन्हीं के घर का पूरा मामला है। और अपर्णा यादव का आप जिक्र कर रहे हैं। अपर्णा यादव की तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुई थी तो विधानसभा लड़ेंगी, फिर क्या होंगी, एमएलसी बनेंगी। अब बात मेयर की आ रही है। कोई ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है जब अपर्णा यादव का नाम नहीं, अगर इस बार मेयर का टिकट उनको नहीं मिला तो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोकसभा में भी उनका नाम आएगा। अपर्णा यादव के साथ ये हर बार हो रहा है और ये क्या है आप भी जानते हैं रोहित जी कि क्या है। लेकिन बनारस की आपने बात की तो बनारस में अनिल श्रीवास्तव
जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बीएचयू के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, कांग्रेस से हर बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, बुरी तरीके से हारते हैं और अब कह रहे हैं कि अगर पार्टी कह रही है तो लड़ना ही पड़ेगा, यानी मजबूरी में लड़ेंगे। तो कितना जीतेंगे आप जानते ही हैं। मनोज राय धूपचंडी मार वहाँ मची है वहाँ पर समाजवादी पार्टी में, लेकिन बनारस में वही तय होगा जो हाईकमान तय करेगा। वो मेयर की सीट नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मस्तक और उसकी शान की सीट है। इसलिए बनारस का मेयर तो दिल्ली से तय होगा और नाम हम कुछ भी चला लें। बिल्कुल वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि वाराणसी बड़ा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए और सपा और कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी कि बीजेपी को वहां पर घेरने की कोशिश की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, गोरखपुर में भी मेयर चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर में जोर आजमाइश का दौर अभी से शुरू हो गया है। यहां मेयर की सीट अनारक्षित है। गोरखपुर में 4 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, यानी 3 हफ्तों से कुछ ही ज्यादा वक्त बचा है। यहां पिछले 3 चुनाव से मेयर के पद पर भाजपा ने परचम लहराया। गोरखपुर में भाजपा लगातार 3 बार से महापौर के पद पर जीत का परचम लहरा रही है। साल 2017 में महापौर की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद भाजपा के टिकट पर सीताराम जायसवाल यहां के मेयर चुने गए। 10,48,000 से भी ज्यादा वोटरों वाले इस नगर निगम में मेयर पद के लिए चुनावी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। इस बार गोरखपुर में मेयर सीट के अनारक्षित होने के बाद भाजपा की तरफ से रेस में पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव का नाम चर्चा में है। हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट की मांग कर सकता है, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है वो सिरधार होता है, उससे हम सभी बधे हुए हैं उससे, और जो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का और पूज्य महाराज जी का निर्णय होगा सभी उसे सिरधार करेंगे। 1994 में गोरखपुर नगर निगम के गठन के बाद से मेयर की सीट 3 बार ओबीसी, 1 बार ओबीसी महिला और 1 बार सामान्य महिला के लिए आरक्षित रही है। सिर्फ एक चुनाव को छोड़ दें तो हर बार मेयर पद पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। अगर सपा की बात करें तो इस वक्त पार्टी की तरफ से कई दावेदार रेस में हैं। पार्टी की स्थानीय इकाई की माने तो नाम पर आखिरी मुहर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगाएंगे। सभी पदों पर कार्य मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया है पत्र के माध्यम से। जो उनका फैसला आएगा तुरंत आगे हम चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। सूत्रों की माने तो पार्टी में मेयर पद के लिए एक नहीं कई दावेदार हैं, इसलिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल होने तक सस्पेंस बना रहने वाला है। यही स्थिति कांग्रेस के भीतर भी है। गोरखपुर में कांग्रेस के खेमे में भी कई दावेदार हैं। नहीं हुई है तो क्या हुआ, मेरा नाम घोषित हो गया है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? नगर निगम के मेयर का चुनाव है तो नगर निगम के लिए तो लड़ेंगे। जैसे जितना भी कमी है उसको सुधार करेंगे। तमाम कमियां हैं, गली है, गलियों में जाके देखिए तो रोडें सही नहीं है, इतने गड्ढे हैं, सड़क पे एक्सीडेंट डेली आए दिन हो जा रहा है। अगर बसपा की बात करें तो गोरखपुर में बसपा के खेमे में चुप्पी दिखाई देती है, क्योंकि आखिरी फैसला लखनऊ में होगा, तब तक कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। हमारे वहाँ प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई है, हम उसमें छांटने बिनने में परेशान है कि कैसे कैसे साथी को चुनाव किया लड़ाया जाए। तो इससे जाहिर हो रहा है कि हम जनता के बीच में हमारी छवि बढ़ी है। हम निश्चित तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि गोरखपुर के मेयर पद के लिए मुकाबले के लिए किन नामों पर अलग अलग दल अपनी आखिरी मुहर लगाते हैं। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो। गोरखपुर में किस पार्टी के खेमे में मेयर पद के प्रत्याशी के दावेदारों को लेकर किन के नाम की चर्चा में कर आपको मैं बता दूं। सबसे पहले भाजपा की बात करें। देखिए, गोरखपुर में मेयर टिकट के दावेदार भाजपा में राहुल श्रीवास्तव, भानु प्रकाश मिश्रा, ये 2 नाम उभरकर सामने आ रहे हैं। गोरखपुर में मेयर टिकट के लिए सपा की अगर बात करें तो कपीश श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है और साथ ही साथ सुभावती शुक्ला का नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से सपा में आई है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में मेयर टिकट के दावेदारों की अगर बात करें तो कात्यायनी चंदा मिश्रा, डॉक्टर सुरहिता करीम और नवीन सिन्हा, ये 3 नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
नगर निकाय चुनाव के हर दल का दावा जीत का है, लेकिन जीतने की ताकत रखने वाले उम्मीदवारों के चयन की चुनौती आसान नहीं। गाजियाबाद में महापौर की सीट पर भाजपा के टिकट के लिए रेस लगी है। यहां मौजूदा महापौर आशा वर्मा समेत 5 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी ठोकी है। वहीं मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान और रफीक अंसारी अपनी अपनी पत्नियों को टिकट दिलाने के लिए आमने सामने हैं। गाजियाबाद नगर निगम की महापौर की कुर्सी के लिए चुनावी मुकाबला किसके बीच होगा, इस एक सवाल को लेकर चर्चा तेज है। गाजियाबाद में 1995 से भाजपा का कब्जा है। 2017 में आशा शर्मा मेयर चुनी गई थी। टिकट के लिए उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि चर्चा ये भी है कि इस बार भाजपा महापौर सीट पर बदलाव कर सकती है। गाजियाबाद में निवर्तमान मेयर आशा शर्मा के बाद भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल का नाम भी रेस में बताया जा रहा है। इनके अलावा और भी कई नाम रेस में हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो टिकट के मोर्चे पर भाजपा के सामने चुनौती बड़ी है। जो मौजूदा मेयर हैं आशा शर्मा, वह एक बार फिर टिकट की दौड़ में हैं और टिकट मांग रही हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुनीता दयाल, जो कि काफ़ी मजबूत मानी जाती हैं और उनके संपर्क जो उच्च नेता हैं उनसे भी काफ़ी हैं। प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर हैं और गाजियाबाद में एक चुनाव भी लड़ चुकी हैं विधायक का, लेकिन वह चुनाव वह हार गई थी। गाजियाबाद की महापौर के टिकट के लिए दावेदार लखनऊ से दिल्ली तक संपर्क साध रहे हैं, तो फिरोजाबाद में दावेदारों की बढ़ती संख्या सियासी जमातों की मुश्किल बढ़ा रही है। 5,63,730 मतदाताओं वाले फिरोजाबाद नगर निगम में इस बार महापौर की सीट ओबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। यहाँ 2017 में भाजपा की नूतन राठौर ने जीत का झंडा लहराया था। तब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि इस बार सपा और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में दोनों दलों से टिकट चाहने वाले दावेदारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूपी में कांग्रेस निकाय चुनाव को लिटमस टेस्ट की तरह देख रही है, क्योंकि पिछले एक साल में कांग्रेस ने जमीनी स्तर में पार्टी को खड़ा करने के लिए कई अभियान चलाए। कांग्रेस का दावा है कि निकाय चुनाव में पार्टी की हर एक सीट पर कड़ी टक्कर देगी। हालांकि चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के अंदर शुरू हुई गुटबाजी ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी। यूपी की सियासत में अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस की निकाय चुनाव के लिए तैयारी बड़ी है और दावा भी। शहर की सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी और अब जब चुनाव का ऐलान हुआ है तो कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों के आश्रय माहौल बनाने में जुटी है। आरक्षण, महंगाई और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस ने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। तो जो 6 साल इस सरकार को उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इन 6 सालों में शहर की जो हालतें हैं, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, पैसा तो ये देते हैं, लेकिन वो पैसा ऐसी जगह लगता है जिससे पार्टी के लोगों को फ़ायदा हो। उदाहरण हमारे सामने एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन इस समय इन सब बातों से कुछ नहीं है, लेकिन ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने चुनावी अभियान को धार देने के लिए सभी 75 जिलों के लिए प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस ने कुल 17 प्रभारी बनाए हैं। हर एक प्रभारी को 5 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि 2 चुनाव प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का सहयोग करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता ने जमीन पर जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया है। लगभग 4 करोड़ के ऊपर की योजनाएं फिर स्वीकृत हुई हैं और मैं इतना ही कहूँगी कि इस तरह से लगातार जनता के बीच में रहने, उनके दुख सुख में खड़े होने वाली और समर्पित पूरी तरह से विकास कार्यों के लिए अनीता जी को हमने पुनः आज अधिकृत रूप से घोषित किया है चुनाव। कांग्रेस निकाय की चुनावी पिच पर बूथ स्तर पर घेराबंदी करने की कवायद में जुटी है, लेकिन उसकी इस कवायद पर गुटबाजी भारी पड़ रही है। कानपुर में रविवार को पार्टी ऑफिस पर इफ्तार पार्टी को लेकर कांग्रेस नेताओं में ठन गई। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश अग्निहोत्री ने वर्तमान जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग कर डाली।
दिलचस्प बात यह है कि इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी भी शामिल हुए थे। किन कारणों से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम नहीं हो पाया, जबकि हमारे समय में तो हर कार्यक्रम तिलक हाल में आयोजित होते थे, बाहर सड़क पे भी आयोजित होते थे। इस बार होली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए था, क्योंकि नगर निगम के चुनाव लगे हुए हैं, लेकिन किन कारणों से नहीं आयोजित हुआ ये बात वो शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ही बताएंगे। तो बहरहाल बात तो छुपेगी में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।